नमस्कार मित्रों। आज जो है मध्यकालीन चित्रकला है। आज का विषय क्या है? मध्यकालीन चित्रकला। इसका समय क्या मानते हैं? तो 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। इसको पोथियों का चित्रकला भी कहते हैं। तो पोथी की चित्रकला में या मध्यकालीन चित्रकला में हम पाल शैली पढ़ेंगे और अभ्रंश शैली या जैन शैली पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं पोथियों की चित्रकला में। मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय क्या है? 700 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल से संबंधित 2 गुफाएं कौन सी हैं? चित्तनवासल तथा एलोरा। पूर्व मध्यकाल से संबंधित 2 गुफाएं कौन सी है? चित्तनवासल तथा एलोरा। उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियां कौन कौन सी हैं? तो पहला पाल शैली, जैन या अपभ्रंश शैली। दूसरा लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियां प्रचलित हैं? तो शिखर, द्रविड़ तथा चालुक्य। 3 शैलियां हैं। कौन सी हैं? शिखर, द्रविड़ तथा चालुक्य। चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ? तो पूर्व मध्यकाल में ही चित्रसूत्र चित्रित किया गया था। चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ? तो पूर्व मध्यकाल में चित्रण किया गया था। कोई भी छोटा से छोटा काम जो व्यक्ति, छोटा चाहे जितना छोटा काम हो, 100% जो व्यक्ति करता है और वही व्यक्ति बड़ा काम भी 100% करता है, तो जीत किसकी होगी? जो 100% करेगा। पढ़ना है तो 100% पढ़िए, सोना है 100% सो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर टीजीटी पीजीटी का जो है डेट आने वाला है तो 100% पढ़िए और 100% सफल हो जाइए। आइए चलिए पाल शैली पर चलते हैं मित्रों। पाल शैली का समय क्या है? 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी माना जाता है। पाल शैली समय क्या माना जाता है? तो 700 ईस्वी से 1197 ईस्वी। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है पाल शैली। पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो गोपाल पाल थे। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची? तो राजा धर्मपाल। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची? तो राजा धर्मपाल और राजा देवपाल के समय में। धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? तो पाल शैली का। पाल शैली का संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मपाल को माना जाता है। पाल शैली के चित्रकार कौन थे? धीमान एवं वित्तपाल। पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? धीमान और वित्तपाल। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो नेपाल, बंगाल और बिहार। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नेपाल, बंगाल और बिहार। पाल शैली के चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान बौद्ध पोथियां, प्रज्ञापारमिता आदि। पाल शैली, एक मिनट मित्रों, पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा रामपाल था। उसका कार्यकाल कितना था राजा रामपाल का? 1084 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य। पाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? नाग शैली के नाम से जानते हैं। पाल शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? तो 1.25 चश्म चेहरे। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? तो 1.25 चश्म चेहरे की। कागज का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ? तो मध्यकाल में 14वीं शती भारत में। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध है। पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई है? तो ताल पत्र पर। ताल
पत्र पर या तालपत्र, जो दोनों लिखा जाता है, तालपत्र या ताड़पत्र। पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई है मित्रों? तो तालपत्र पर। पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा? तो अजंता का। पाल शैली की रेखाओं पर अजंता का प्रभाव पड़ा। अगला, पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग की बनाई गई? काले रंग की। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग की बनाई गई? काले रंग की। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वर्ण रंग का प्रयोग पाल शैली में नहीं दिखता है। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ है? कलकत्ता में। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ है? कलकत्ता में। पाल शैली के चित्रों की माप क्या थी? लंबाई 22.25 इंच, चौड़ाई 2.25 इंच। पाल शैली के चित्रों की माप क्या थी? 22.25 गुणे 2.25 इंच। पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में है? तो बोस्टन संग्रहालय, लंदन में। पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में है? बोस्टन संग्रहालय, लंदन में। किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते हैं? तो पाल शैली में। पाल शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। पाल शैली में कागज पे बना हुआ चित्र नहीं मिलता है। पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया? तो हेलन रूबिसो ने दिया था। हेलन रूबिसो ने दिया था पाल शैली का बिहार शैली नाम किसने दिया? तो हेलन रूबिसो ने। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो माल्या जिला गौद नामक स्थान पर। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो माल्या जिला गौद नामक स्थान पर। विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने कराया था। पाल शैली में रचित पांडुलिपियां की रचना कहाँ हुई? नालंदा, महाविहार तथा विक्रमशिला में। पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई? नालंदा, महाविहार तथा विक्रमशिला में। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी? तो धर्मपाल। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी? तो धर्मपाल। अब ऐसे याद रखिएगा आप लोग, धर्म कर्म का जो काम करता है वही मठ, मंदिर दिमाग में रखिए, वही नींव डालता है, वही सब काम करता है। तो जिसका नाम धर्म है वही मठ विक्रमशिला का नींव रखता है। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी? तो धर्मपाल ने। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देवपाल। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देवपाल ने। 815 ईस्वी से 855 ईस्वी इसका समय है। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे? तो धर्मपाल। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे? तो धर्मपाल माने जाते थे कल्पतरु के समान शासक। धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है? तो धर्मपाल को धर्म संरक्षक शासक माना जाता है। देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था? धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। धीमान का पुत्र का नाम बताइए? तो वित्तपाल है। वित्तपाल के पिता का क्या नाम है? धीमान। धीमान और वित्तपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो कास्ट मेटल और मूर्ति कला के लिए। कास्ट मेटल और मूर्ति कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। वित्तपाल कहाँ निवास करता था? बंगाल में निवास करता था। महिपाल का शासन समय क्या था? तो 922 ईस्वी से 1040 ईस्वी। महिपाल के प्रपौत्र का क्या नाम था? राजा रामपाल। पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते हैं? तो पोथियों पर प्राप्त होते हैं। बहुत पूछा जाता है, पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते हैं? तो पोथियों पर प्राप्त होता है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो ताल पत्र पर लिखी गई हैं। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो ताल पत्र पर। ताल पत्र किस लिपि में पोथियां लिखी गई हैं? तो देवनागरी लिपि में। ताल पत्र पर किस लिपि में पोथियां लिखी गई? जब पोथी लिखी गई है तो लिपि भी लिखा जाएगा। किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में। ये पोथियां कहाँ लिखी गई हैं? तो बंगाल में। पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल। लाल में कौन कौन सा आएगा? सिंदूर, हिंगुल या महावर।
नीला लाजवर्ती तथा नील, सफ़ेद खड़िया या कासगर से, काला काजल से बनता था, पीला खनिज रंग तथा मूल रंगों के मिश्रण का प्रयोग हुआ है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे? 1 या 2 इंच वर्गाकार। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के मिलते थे? तो 1 इंच का भी मिलता है और 2 इंच का, और आकार कैसा था? वर्गाकार था। गंधव्यूह में कुल कितने चित्र हैं? गंधव्यूह में कुल 126 चित्र हैं। पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या है? प्रज्ञापारमिता। पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या है? प्रज्ञापारमिता। चीनी यात्री फाहयान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्री चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तो तमराली पट नामक स्थान पर। चीनी यात्री फाहयान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्री चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तो तमरालीपट नामक स्थान पर। चीनी यात्री फाहयान भारत कब आया? तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर था? तो राजा मान सिंह। अगला विषय क्या है मित्रों? जैन या अपभ्रंश शैली। इसका समय क्या है जैन शैली का? तो 1100 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। अपभ्रंश शैली को किस किस नाम से जानते हैं? तो अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिप शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली से जानते हैं। आइए फिर से इसको सुनिए। गुजरात शैली बराबर जैन शैली, जैन शैली बराबर पुस्तक शैली बराबर सुलिप शैली बराबर पश्चिम भारतीय शैली बराबर जैन या अपभ्रंश शैली। किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? किस शैली की रेखा कोणात्मक है? तो जैन शैली ही है। किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं? तो जैन शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं। अपभ्रंश शैली की जैन शैली नाम किसने दिया? रायकृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली को जैन शैली के नाम किसने दिया? रायकृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? तो बिगड़ी हुई कला के रूप में। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? तो बिगड़ी हुई कला के रूप में। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? बिहार शैली नाम से भी जाना जाता है। जैन कला का एक नाम और क्या है? गुज्जर कला। ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया था। गुज्जर कला का नाम किसने दिया था पूछा जाता है? तो पर्सी ब्राउन ने दिया था। जैन शैली का गुज्जर कला नाम किसने दिया था? तो पर्सी ब्राउन ने दिया था। पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? नीले रंग से। पार्श्वनाथ की आकृति किस रंग से बनाया गया है? तो नीले रंग से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब मित्रों। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो काला रंग भरा गया है। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग बना है? काला रंग बना है। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो पीला रंग भरा गया है। ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? तो स्वर्ण रंग से बनाया गया है। ऋषभनाथ की आकृति को स्वर्ण रंग से बनाया गया है। अपभ्रंश शैली में सवच्चस्म चेहरे मिलते हैं। परवर की तरह आँख अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। परवर की तरह आँख अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। रुई के ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। रुई की ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी और पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो अपभ्रंश या जैन शैली। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की ही विशेषता है। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिकता जैन शैली की प्रमुख विशेषता है। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है? तो कल्पसूत्र श्रेष्ठ और प्रसिद्ध है।
जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है? तो कल्पसूत्र ही श्रेष्ठ और प्रसिद्ध है। किसमें? जैन शैली में। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशीथचूड़ ग्रंथ। कौन सा? श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशीथचूड़ ग्रंथ जैन शैली का प्राचीन ग्रंथ है। इसका निशीथचूड़ का जो है रचना काल क्या है? तो 1100 ईस्वी। ये किस पर चित्रित किया गया है? तो तालपत्र पर चित्रित किया गया है। क्यों? क्योंकि इस समय तालपत्र पर ही पोथी या चित्रण का कार्य किया जाता था। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो बसंत विलास, कालिकाचार्य कथा, 5 जैन तीर्थंकर आदि। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? बसंत विलास, कालिकाचार्य कथा, 5 जैन तीर्थंकर आदि। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली? कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली? तो 1465 ईस्वी में जौनपुर में सारा भाई माणिक लाल को मिली। ये ग्रंथ कागज पर चित्रित है। बसंत विलास की एक प्रति और कहाँ से प्राप्त हुई? तो अहमदाबाद से। ये सूती कपड़े पर चित्रित है। किस पर चित्रित है? सूती कपड़े पर। याद करिएगा मित्रों, याद रखिएगा, जौनपुर में जो चित्र मिला है वो कागज पर चित्रित है और अहमदाबाद में जो मिला है वो कपड़े पर चित्रित है। अगला, जैन कला प्रमुख केंद्र कौन सा है? जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जौनपुर ही जैन कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? सुनहरे रंग की प्रधानता है। अभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो सुनहरे रंग की प्रधानता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रचारक तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा माता का क्या नाम था? त्रिशाला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का नाम अनुज्जा प्रिय दर्शनी था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में अर्धमागधी कह सकते हैं भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के बहुत पूछा जाता है, प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल थे। उनके रिश्ते में क्या थे? दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवा की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवा की पुत्री चंपा थी। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूत विजय के नेतृत्व में हुई थी। पहली जैन सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? भद्रबाहु और संभूत विजय के नेतृत्व में हुई थी। इसी सभा के बाद में जैन 2 धर्मों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा है जैन 2 धर्म? श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में देवर्ष क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। दूसरा जैन सभा वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में देवर्ष क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण हुआ। कहाँ हुआ और कब हुआ? 468 ईस्वी में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गया, जिसको राजगीर भी कहते हैं पावापुरी को। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग की प्रधानता है। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग की प्रधानता है। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग की। जैन शैली का पता कहाँ से लगा था? तो चित्रित जैन ग्रंथों से।
अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा? श्री NC मेहता ने अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली कहा। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली? तो मांडू मालवा से 1439 ईस्वी में। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली? मांडू मालवा 1439 में। अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? तो लाल, नीले तथा सुनहरे रंग की प्रमुखता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? तो लाल, नीला, सुनहरे रंग की अधिकता है या प्रमुखता है। श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो 10 वैकालिक लघुवृत्त, त्रिखष्टी शलाका पुरुष चरित, नेमि नाथ चरित, निशीथ चूड़, अंग सूत्र, संग्रहणी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, कल्पसूत्र तथा कथा रत्न सागर। ये सभी ग्रंथ जो है तालपत्र पर ही चित्रित हैं। जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने हैं? तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर बने हैं। जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने हैं? तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर बने हैं। मध्यकाल किन भाषाओं का रचना काल है? तो प्राकृत भाषाओं का रचना काल है। मध्यकाल किन भाषाओं का रचना काल है? तो प्राकृत भाषाओं का रचना काल है। मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? तो डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? तो डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियां किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? तो बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रथ रहस्य, कल्पसूत्र, मार्कंडेय पुराण। फिर से मित्रों, अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है। बसंत विलास है अपभ्रंश शैली का, बाल गोपाल स्तुति अपभ्रंश शैली का, गीत गोविंद अपभ्रंश शैली का, दुर्गा सप्तशती अपभ्रंश शैली का, रतिरहास अपभ्रंश शैली का, कल्पसूत्र अपभ्रंश शैली का, मार्कंडेय पुराण अपभ्रंश शैली का चित्र है। बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? तो उस समय गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चल रहा था। बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? तो गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन शासक के समय का है। बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? तो ऋतुसंहार पर आधारित है। अपभ्रंश शैली में किन 2 वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया है? अपभ्रंश शैली में किन 2 वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया है? मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का। अपभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित काम शास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? तो रति रहस्य और कामसूत्र पर आधारित। जैन कला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है जैन कला। जैन चित्र कागज पर कब बने? 15वीं शताब्दी में बने। बहुत ही पूछा जाता है, जैन चित्र कागज पर कब बने या कब प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी में कागज पर जैन चित्र मिलते हैं। जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्रकला। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? तो वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म। जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? तो गहरी लाल। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? तो गहरी लाल। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो 11वीं से 15वीं शती का। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो 11वीं से 15वीं शती का। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? तो गुजरात में। गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जैन शैली नाम से जाना जाता है। गुजरात शैली का चित्रण काल कब माना जाता है? 15वीं शताब्दी माना जाता है। जैन शैली को गुजरात शैली का नाम किसने दिया? तो NC मेहता ने दिया। NC मेहता का पूरा नाम क्या है? नानालाल चमनलाल मेहता। जैन शैली और अपभ्रंश शैली को
पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी तथा लामातारा नाथ ने। जैन शैली और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो आनंद कुमार तथा लामातारा नाथ ने ही जैन शैली और अपभ्रंश शैली को भारत की पश्चिमी शैली कहा। अपभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बहुत पूछा जाता है। अपभ्रंश शैली या जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा और जौनपुर। खाली जगह में निकलती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश जैन शैली की विशेषता है। खाली जगह में निकलती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश जैन शैली की। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। अपभ्रंश जैन शैली के चित्रों में मुख्य रूप से कौन चित्रित है? अपभ्रंश जैन शैली के चित्रों की मुख्य रूप से क्या चित्रित है? तो महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थंकर। अपभ्रंश जैन शैली के चित्रों में मुख्य रूप से कौन चित्रित है? तो महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थंकर के बारे में चित्रण किया गया है। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र किस आकार में है? तो चौकोर में है। अपभ्रंश जैन शैली किस शैली में विलुप्त हुई? तो राजस्थानी शैली में जाके विलुप्त हो गई। लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? तो अपभ्रंश जैन शैली में है। अपभ्रंश जैन शैली में किस शैली का प्रभाव है? तो ईरानी कला का। बहुत ही पूछा जाता है मित्रों कि अपभ्रंश और जैन शैली में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो अपभ्रंश और जैन शैली में ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से। जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? गुजरात से। प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहा गया है तो मध्यकाल को। प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहा गया है तो मध्यकाल को। ग्रामीण और ग्राम्य शैली के नाम से पुकारा गया अपभ्रंश शैली को। ग्रामीण और ग्राम्य शैली नाम से पुकारा गया तो अपभ्रंश शैली को। कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं पटचित्र। कपड़े पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? पटचित्र। बाल गोपाल स्तुति लिखी गई है कागज पर। यह कहाँ संग्रहित है? तो बोस्टन संग्रहालय में रखा गया है। बाल गोपाल स्तुति कहाँ लिखी गई या किस पर लिखा गया? तो कागज पर लिखा गया। तो ये बाल गोपाल स्तुति कहाँ संग्रहित है? तो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। बेरुल के भित्तिचित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? तो अपभ्रंश शैली का उत्कृष्ट नमूना बेरुल के भित्तिचित्र को माना जाता है। बेरुल के भित्तिचित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? बेरुल के भित्तिचित्र को अपभ्रंश शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब से दिखाई देता है? मध्यकाल में 14वीं सदी में दिखाई देता है। स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब से दिखाई देता है? मध्यकाल में 14वीं सदी में दिखाई देता है। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृति की बनावट कैसी थी? तो गुड्डे गुड़ियों जैसी थी, अर्थात छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों की मानव की आकृतियाँ किस प्रकार की थी? तो गुड्डे गुड़ियों जैसी थी। पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी थी? जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त। पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी थी? तो जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त। पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? तो काली स्याही के कलम द्वारा। पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? तो काली स्याही से कलम द्वारा। तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग किया गया है। तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग किया गया है। त्रिखष्टी शला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य हैं। त्रिखष्टी शला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य हैं।
उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितनों भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला, बौद्ध शैली की पुस्तकों के चित्र। दूसरा, जैन शैली की पुस्तकों के चित्र। तीसरा, सुलिप शैली की पुस्तकों के चित्र। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखित है? कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखित है? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित 1465 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया है? अभ्रंश शैली में। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया है? तो अभ्रंश शैली में। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? प्राथमिक रंगों की। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। पशु पक्षियों का प्रकृति का चित्रण कैसा है? तो अस्वाभाविक है। पशु पक्षियों का प्रकृति चित्रण कैसा है? अस्वाभाविक है। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो गौड़ शैली को। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो गौड़ शैली को अपनाया गया है। कपड़े पर निर्मित उस समय उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो एन.सी. मेहता को गुजरात से मिली। बसंत विलास। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो एन.सी. मेहता को गुजरात से मिली। बसंत विलास। श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? तो 1950 ईस्वी में मिला। श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? तो 1925 ईस्वी में मिला। यह किस प्रकार का चित्रपट है? कुंडली नुमा है। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो 79 चित्र हैं। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो 79 चित्र हैं। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो 79 चित्र हैं। किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? तो भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है। भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है। किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? तो 1062 ईस्वी में प्राप्त भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है। चौर पंचाशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? तो बिल्हड़ और चंपावती की प्रलय लीला। चौर पंचाशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? बिल्हड़ और चंपावती की प्रलय लीला चित्रित है। कहाँ चित्रित है? चौर पंचशिखा के चित्रों में। किसका चित्र चित्रित है? तो बिल्हड़ और चंपावती की प्रलय लीला का। सबसे पहले चित्रित कृत ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? तो निशीथ चूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले चित्रित कृत ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? तो निशीथ चूर्ण है। निशीथ चूर्ण का निर्माण काल क्या है? तो सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। निशीथ चूर्ण का निर्माण काल क्या है? तो सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामत नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? तो गयासुद्दीन खिलजी के समय में। पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामत नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? तो गयासुद्दीन खिलजी के समय में। 16वीं शताब्दी के कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है? जिसने राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? तो रतिरहस्य और लौर चंद्र के। 16वीं शताब्दी के कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है? जिसने राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? तो रतिरहस्य और लौर चंद्र। महावीर की माता त्रिशाला के 16 सपनों को किस शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया गया है? 16 जो स्वप्न थे किस शैली के मुख्य रूप से चित्रित किया गया? किस शैली में? महावीर की माता जो त्रिशाला थी उनके जो 16 स्वप्न आए और उनको किस शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया गया? तो अभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में चित्रित किया गया है। अभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में चित्रित किया गया है। लौर चंदा के लेखक कौन थे? मुल्ला दाऊद। लौर चंदा बराबर
मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद बराबर लौर चंद्रा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो कालिकाचार कथा में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो कालिकाचार कथा में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है अपभ्रंश शैली में। एक मिनट मित्रों, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है तो अपभ्रंश शैली में। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की आकृतियों तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। तो जैन शैली। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। तो जैन शैली प्रसिद्ध है। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तीर्थंकर की कहानियां हैं। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तो तीर्थंकर की। भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? तो अपभ्रंश शैली से। भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? तो अपभ्रंश शैली से। बसंत विलास का पटचित्र किसने लिखा था? केशव राय हर्षद राय ध्रुव को सन 1925 ईस्वी में। बसंत विलास का पटचित्र किसे मिला था? तो केशव राय हर्षद राय ध्रुव को सन 1925 में मिला था। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? अवधी भाषा में लिखा प्राचीनतम प्रेमाख्यान लौर चंद्रा है। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? तो अवधी भाषा में लिखा। भाषा अवधी है लेकिन शैली कैसी है? अपभ्रंश। तो अवधी भाषा में लिखा प्राचीनतम प्रेमाख्यान लौर चंद्रा है। स्वर्गीय मेहता ने 1926 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग में किस शैली का उल्लेख किया? तो गुजरात शैली का उल्लेख किया है। कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां प्राप्त हैं? तो 5 प्रति। बसंत विलास में किसका वर्णन है? तो बसंत आगमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का। कालिदास की महान काव्य रचना कौन सी है? ऋतुसंहार है। बसंत विलास की प्रति किन शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई? तो मुसलमान शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का मध्यकालीन चित्रकला या पोथियों की चित्रकला, जिसमें हमने आपको पाल शैली के बारे में बताया, जैन और अपभ्रंश शैली हमने आपको बताया। इस प्रकार से यह जो है संपूर्ण हो चुका है। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत और हम देखते हैं आप लोगों को क्या बता सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ अगला इसी विषय से संबंधित टॉपिक। मध्यकाल में पूर्वी भारत में कला के संरक्षक कौन था? तो पाल नरेश थे। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण कहाँ हुआ है? किस पर हुआ है? तो तालपत्र पर हुआ है। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो आनंद कुमार स्वामी ने दी। बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला शैली में उपलब्ध हैं? फिर से, बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला शैली में उपलब्ध हैं? तो पाल शैली में उपलब्ध हैं। सबसे पहली ताड़पत्रावली चित्रित ज्ञात प्रति निम्न में से कौन सी है? तो निशीथ चूर्ण है। सबसे पहली ताड़पत्रावली चित्रित ग्रंथ ज्ञात निम्न में से कौन सी है? तो निशीथ चूर्ण है। श्री नानालाल चमनलाल मेहता को 1924 ईस्वी में गुजरात से प्राप्त बसंत विलास नामक काव्य पत्री लिखी गई है, जिसमें कुल 79 चित्र मिलते हैं। किस पर चित्रित है? तो कपड़े पर चित्रित है। पाल शैली के चित्रों में अधिकांशतः किन वृक्षों का चित्रण हुआ है? तो नारियल व कदली का। पाल शैली के चित्रों में अधिकांशतः किन वृक्षों का चित्रण हुआ है? तो नारियल व कदली का। मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? तो कल्पसूत्र। मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? तो कल्पसूत्र का हुआ है। अपभ्रंश कला में मुखाकृतियाँ कैसी हैं? तो सवा चश्म की हैं। अपभ्रंश शैली की 1439 ईस्वी में चित्रित मांडू में प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति निर्मित है किस पर? कागज पर। मित्रों, तो आप लोगों से होमवर्क समझ लीजिए। इस हम प्रश्न आपसे बता रहे हैं, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? फिर से सुनिए, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक ने बनवाया?
दूसरा प्रश्न, पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक ने करवाया? तो ये दोनों प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम फिर अगला विषय आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अगली क्लास, तो मुगल कालीन चित्रकला, जिसका समय रहेगा 1556-1707 ईस्वी तक। अगला विषय क्या रहेगा? मुगल कालीन चित्रकला, जिसका कार्यकाल क्या है 1556 से 1707 ईस्वी। तो हम बता दें आपको, मुगल कालीन चित्रकला में हम बाबर को बताएंगे, बाबर के समय में क्या क्या जो है हुआ। हुमायूं का कार्यकाल बताएंगे, अकबर के शासनकाल के बारे में बताएंगे। अकबर के बाद अगर देखा जाए तो उनके जो चित्रकार हैं उसके बारे में बताएंगे। जहांगीर फिर आते हैं, फिर जहांगीर के बाद हम आप लोगों को शाहजहां भी बताएंगे, औरंगजेब बताएंगे। इस प्रकार से अगला विषय, अगला क्लास जो है हम कल लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। अगर कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा जो आपको लगता है बहुत कठिन है और याद ना हो पा रहा हो, तो ज़रूर आप लोग लिखिए। परीक्षा नज़दीक है, निसंकोच लिखिए। ये ऑनलाइन है, हम आपकी थोड़ी कहीं जाके बताएंगे कि अरे फला का आया था, उनको कुछ आता ही नहीं है। जो पूछता है क्लास में, जो सबसे ज़्यादा क्वेरी करता है, वही जाके विजय हासिल करता है। 100% क्वेरी करिए, 100% जो है सफल हो जाइए। मेरी अग्रिम बधाई है आप लोगों से। मित्रों लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो शेयर करिए। मित्रों आप किसी और का कल्याण करेंगे तो ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करता है। आप अवश्य विजयी होंगे, आप अवश्य सफल होंगे। आप सफल हैं। धन्यवाद।